नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांश वल्लभ स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। आज हमारे साथ जाने माने ज्योतिष शास्त्री मुकेश पचौरी जी हैं। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं। कुछ दिन से हमारे मन में शिक्षा से रिलेटेड कुछ प्रश्न उठ रहे थे, तो हमें कुछ डाउट्स भी इकट्ठे हो रहे थे, इसमें क्वेरीज आ रही थी। तो हमने मुकेश पचौरी सर से आग्रह किया कि वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमसे और अपना ज्ञान हमें हमारे साथ बांटें। तो चलिए मुकेश पचौरी सर का स्वागत करते हैं। राधे राधे सर। नमस्कार। नमस्कार विदास। और सर क्या हाल है आपके? ठीक है। तो सर आपने ये देखा होगा, हमने तो एक चीज देखी है कि क्लास में जब बच्चा बैठा होता है तब जो गुरु होता है एक समान रूप से सबों को ज्ञान बांटता है, लेकिन जी हर बच्चे को समान रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? जी, जैसा कि आज आपने टॉपिक लिया है कि अभी बताया आपने कि गुरु सबको ज्ञान देता है, लेकिन कक्षा में सभी विद्यार्थी अलग अलग तरीके से ज्ञान ले पाते हैं। सबका ज्ञान बराबर नहीं मिल पाता। तो उसके मुख्य कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण यह है कि प्रत्येक विद्यार्थी का आईक्यू लेवल जो है, उसकी बुद्धिमत्ता क्षमता जो है, वो सबकी अलग अलग है। और यही मूल कारण है कि कक्षा में बैठे हुए प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो अलग अलग तरीके से ज्ञान ग्रहण कर पाता है। इसके लिए आप अपनी कुछ स्लाइड चला करके हम देखें कैसे ज्योतिष शास्त्र में इन चीजों को स्पष्टता से लिखा हुआ है। जी हाँ, बुद्धिमान होने के योग। ये श्लोक जो है कुछ 5-6 श्लोक हैं, ये जातक तत्व में लिखे हुए हैं कि जिनका अर्थ यही है कि पंचम भाव में जो शुभ ग्रह बैठे हैं, यदि पंचम भाव शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट है तो जातक बुद्धिमान होगा। पंचम भाव का स्वामी यदि अपनी उच्च राशि में बैठा हो, शुभ ग्रहों के मध्य हो, तो जातक बुद्धिमान होगा। गुरु केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक बुद्धिमान हो। पंचमेश जो है वो गुरु से दृष्ट हो या केंद्र त्रिकोण में हो या बुध गुरु चंद्र शुक्र की राशि में गया हो तो भी जातक बुद्धिमान। बुध पंचम भाव में हो तो भी जातक बुद्धिमान। तो मूल तात्पर्य यही है कि ज्योतिष शास्त्र में हमने पंचम भाव जो कि बुद्धि का भाव और शिक्षा का भाव है वो महत्वपूर्ण है। पंचम भाव पंचमेश और ज्ञान के कारक गुरु और बुद्धि के कारक बुध, यदि सबकी स्थितियां अच्छी हैं तो जातक निश्चित रूप से बुद्धिमान हो। इसको हम कुछ चार्टों पर लगाकर चेक करते हैं। आप चार्ट लगाएं। इसमें एक डाउट आ रहा है मेरे मन में, जी हाँ, हाइपोथेटिकल डाउट है बताइए। कि जैसे कि पंचम हाँ भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में गया हो, चाहे वो किसी भी भाव में अगर हाँ, उच्च राशि का चला जाए तो भी हम इसको मान के चलेंगे? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। चलो कुछ चार्ट लगा के देखते हैं। जी ये एक चार्ट है 8 अगस्त 1912, समय 1942, जन्म स्थान बेंगलोर। ये चार्ट है, कुंभ जी लगन की कुंडली। जी। देखिए अब इस कुंडली में देखें, ये कुंभ लगन की कुंडली है और इसके पंचम भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि एक शुभ ग्रह हो गया, इसका स्वामी बुध जो कि केंद्र में है एक शुभ ग्रह शुक्र के साथ। साथ ही साथ इसमें ज्ञान का कारक जो गुरु है वह भी केंद्र में चंद्रमा से दृष्ट है, लग्न शनि से दृष्ट। तो जातक निश्चित रूप से बुद्धिमान। अगला चार्ट देखें आप। इसमें जैसे शनि भी देख रहे हैं और बुध के साथ मंगल भी बैठा है, तो कुछ हाँ हाँ, दिक्कत आएगी क्या? देखिए ऐसा है कि सारे ग्रह केंद्र में बैठने के बाद ग्रह शुभ हो जाता है। केंद्र में बैठने के बाद ग्रह शुभ हो जाता है, वो अच्छे फल देता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शनि लग्नेश है और निश्चित रूप से शुभ है। गुरु ज्ञान का कारक है, केंद्र में बैठा हुआ है, वह भी निश्चित रूप से शुभ है। बुध पंचमेश होकर के शुभ है और शुक्र चतुर्थेश और
नवमेश होकर के योग कारक भी है। शुभ ग्रह की व्याख्या के लिए हम इतना ही कहेंगे कि शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं तो अपनी शुभता पूर्ण रूप से प्रदान करेंगे। मतलब इनको हम अलग अलग तरीके से देखें, शुभ अलग है और जी मेलेफिक अलग है, उनका अलग प्रभाव है और हाँ शुभ का अलग प्रभाव है। हाँ हाँ हाँ। बस इसको यदि हम आगे की कक्षा में समझेंगे कि मंगल चंद्र राहु केतु जो है ये ग्रह टेक्निकल ग्रह, ठीक है। ये ग्रह जब अपना प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति जो टेक्निकल फील्ड में चला जाता है। इसके लिए हम जब टेक्निकल कक्षाओं की बातें करेंगे कि व्यक्ति के फील्ड कौन सा होगा, तब उस पर हम विस्तृत चर्चा करें। हाँ, इसको आगे हम विस्तार से समझेंगे। जी हाँ। नेक्स्ट चार्ट लगा। जी हाँ। ये 26 सितंबर 1932, जन्म समय 14 और जन्म स्थान पंजाब पाकिस्तान। यहाँ की जी कुंडली है, देखते हैं इसमें कैसा लगता है। इसमें देखिए ये धनु लगन की कुंडली, इसमें पंचमेश जो है मंगल और अपने नीच राशि में बैठे हुए अष्टम भाव, और इनका नीच भंग हो रहा है चंद्रमा से और शनि से। परंतु ये मंगल जो है चंद्र और शुक्र के साथ बैठे हुए जो कि शुभ ग्रह है। ज्ञान के कारक गुरु नवम भाव में बैठे हुए हैं और वो पंचम भाव को देख रहे हैं। तीसरी जो चीज हमारे बताएगी बुध को, जो कि बुद्धि के कारक है, वो उच्च राशि में बैठे हुए नवमेश के साथ केंद्र में। ये सारी स्थितियां एक बुद्धि अच्छे बुद्धिमान होने के योग की तरफ इशारा कर। जो डाउट है? सूत्र दे रखे हैं वो पूरे फुलफिल हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, सारे सूत्र फुलफिल हो रहे हैं। और ये ऐसे ही हम सभी कुंडलियों पर लगाकर चेक करेंगे तो सारे सूत्र फुलफिल हो रहे हैं, तो हम उसको बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि व्यक्ति बुद्धिमान है। जैसे सूत्र दे रखे हैं वैसे ही लगाने चाहिए हमें, मतलब। जी हाँ, हमको शास्त्रों से बाहर नहीं जाना चाहिए। आगे नेक्स्ट देखते बढ़े, हैं। स्लाइड पर करें। जी हाँ। अब हम देखते हैं तीव्र बुद्धिमान। कुछ लोग विशेष बुद्धिमान होते हैं, उसके लिए भी कुछ विशेष योग हमें दिए हुए हैं। देखें, विशेष बुद्धिमान के लिए सारे पुराने जो नियम है जो भी बताए थे पहले, वो सारे नियम फुलफिल होने तो चाहिए ही चाहिए। अब इसमें हमको नवांश की स्थिति भी देखनी कि यदि पंचम भाव का कारक यानी कि बुध पूर्ण रूप से बली है, पंच में शुभ ग्रह से द्रस्त है, पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, तो जातक तीव्र बुद्धिमान। अब इसके साथ में कुछ अतिरिक्त चीजें और जुड़ी है कि पंचमेश जिस ग्रह के नवांश में, पंचमेश जिस ग्रह के नवांश में है वह यदि शुभ ग्रह से द्रष्ट है तो जातक तीव्र बुद्धिमान है। यानी कि अब हमको नवांश को भी चेक करना है तीव्र बुद्धिमान के लिए कि नवांश में भी पंचमेश की स्थिति अच्छी है तो वह निश्चित रूप से तीव्र बुद्धिमान है। पंचम भाव का कारक जिस नवांश में है, जिस यानी कि जिस ग्रह के नवांश में है, यदि वह ग्रह केंद्र त्रिकोण में है तो भी जातक बुद्धिमान होगा। पंचम भाव शुभ ग्रह के मध्य है, शुभ ग्रह से युक्त है तथा गुरु केंद्र तथा त्रिकोण में है तो भी जातक बुद्धिमान होगा। ये सारे नियम कुछ अतिरिक्त है, इसमें हमको नवांश की महत्ता भी पता चलती है। चार्ट लगाकर चेक कर ले। देखते हैं, एक चार्ट है 12 अक्टूबर 1931, समय 7:52 और प्लेस है मछलीपट्टम, आंध्र प्रदेश। जी जी देखते हैं इसमें। हाँ, अभी देखिए तुला लगन की कुंडली और पंचम भाव में कुंभ राशि है और पंचमेश शनि शुभ ग्रह की राशि यानी कि धनु राशि में बैठे हुए हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन हो गई ज्ञान के कारक गुरु वो केंद्र में अपनी उच्च राशि में बैठे हुए। तीसरी कंडीशन हो गई बुद्धि के कारक बुध उच्च राशि में बैठे हुए हैं 12वें भाव। जी सर, बिल्कुल लग रहा है ना। अब नवांश में चेक करें, हम नवांश में चेक करें, कुंभ राशि जो है पंचम भाव की राशि है, नवांश में उस राशि में गुरु बैठ गए।
नवांश में गुरु बैठ गए आकर के, बुध केंद्र में बैठे हुए हैं, नवांश के पंचमेश सूर्य जो कि पंचम में बैठे हैं उसको गुरु देख रहे हैं। जन्म कुंडली के पंचमेश शनि नवांश में शुक्र के साथ, तो सारी कंडीशन यहाँ पर फिर फुलफिल हो रही है। बिल्कुल सही बात है, सारी कंडीशन है ना। हाँ। जी, नेक्स्ट कोई और डाउट है आप पूछ सकते हैं। हाँ नेक्स्ट देखिए। इसमें एक चीज और पूछनी है। हाँ नवांश को हम सेम जैसे कि लग्न कुंडली के जो पंचम भाव है और सूर्य पंचम भाव और गुरु और बुध को देख रहे हैं, नवांश में भी हम पंचम भाव को देखेंगे या फिर पंचमेश को देखेंगे? दोनों। अच्छा, दोनों को देखेंगे। नवांश को एक लग्न कुंडली की तरह भी चेक करेंगे। नवांश का दूसरा तरीका ये भी है कि नवांश की लगन को जन्म कुंडली की लगन की राशि बना ले, उस तरीके से भी चेक करेंगे। ये भी आपने एक बहुत अच्छा सूत्र दे दिया हमें। जी आगे बढ़े। अगला चार्ट। ये चार्ट है 29 जून 1984, जन्म समय 2:43 अलवर राजस्थान। देखते हैं इसमें कैसे सूत्र लगते हैं। देखिए ये भी एक तुला लगन की कुंडली है। इसके पंचमेश शनि लगन में उच्च राशि के बैठे हुए हैं, वक्री होकर के। नवम भाव जिसमें बुद्धि के कारक बुध सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, साथ में शुक्र भी है यहाँ पर लग्नेश। इन सब चारों ग्रहों को ज्ञान के कारक गुरु अपनी खुद की राशि से तीसरे भाव से देख रहे हैं। ये लगन कुंडली हो गई। इसमें सारे बुद्धिमान होने की स्थितियां सारी स्पष्ट नजर आ रही है। अब इसी चीज को हम नवांश में चेक करेंगे। नवांश भी में लगन में कुंभ राशि आ रही है जो कि पंचम भाव की राशि है, और शनि यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हैं। गुरु यहाँ पर उस पंचमेश को देख रहे हैं। जन्म कुंडली के पंचमेश की स्थिति अच्छी हो गई है। साथ ही जन्म कुंडली अपने नवांश कुंडली के पंचमेश जो है चंद्रमा, वो शुक्र उच्च के शुक्र के साथ बैठे, उनकी स्थिति भी अच्छी है। ये भी जातक निश्चित रूप से तीव्र बुद्धिमान है, और इस जातक ने जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत अच्छी डिग्रियां यहाँ पे आपने लिखा हुआ है ऊपर, एमटेक एमबीए सारी चीजें की हुई। कोई डाउट हो बताए इसमें? और कुछ डाउट्स और हैं इस चार्ट से अलग है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत देर में समझते हैं लेकिन समझ जाते हैं तो भूलते नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम दिया और भूल गए, मतलब एग्जाम तो बहुत अच्छा दिया, रट के पास हो गए और बहुत अच्छे नंबर से अच्छे नंबर आए और दूसरे दिन भूल गए। और कुछ बच्चे होते हैं वो भूलते नहीं है जिंदगी भर। ऐसा क्या क्या होता है उनमें? देखिए क्या होता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे कि बुद्धि का कारक बुध है, वो कुंडली में अच्छा है, ज्ञान का कारक गुरु वो अच्छा नहीं हो सकता, यानी कि सारी कंडीशनें फुलफिल नहीं होंगी, तो वो उसकी जो आईक्यू पावर है, जो ग्रास्पिंग पावर है, वो कुछ समय के लिए अच्छी होती है, कुछ समय के लिए अच्छी नहीं होती। मतलब दशा का भी रोल है। दशा का रोल तो जरूर है, बहुत महत्वपूर्ण है दशा का। कुंडली चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन यदि दशाएं अच्छी नहीं मिल रही है तो भी वो जातक आगे बहुत अच्छा नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ाई के दौरान बहुत कमजोर स्थिति में आता है, लेकिन स्कूलिंग में और कॉलेज में जाकर के बहुत अच्छी स्थिति में चला जाता है, क्योंकि उसकी दशाएं वहां पर अच्छी मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूलिंग में उसकी दशाएं अच्छी होती है, लेकिन कॉलेज में जाकर के वो उसके जो है पढ़ाई का लेवल वो कमजोर होता रहता है, क्योंकि उसकी दशाएं खराब हो जाती है। अच्छी दशाएं पढ़ाई के दौरान मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। दशाओं का भी बहुत अच्छा महत्व है। फिर इसमें कुछ और कंडीशन भी ऐसे हैं, जैसे कि हम इनको जैमिनी से भी समझ सकते हैं, लेकिन इन चीजों की चर्चा हम क्योंकि आगे फिर करेंगे। जैसे
टेक्निकल एजुकेशन है या मेडिकल एजुकेशन है या इंजीनियरिंग है या और अदर एजुकेशन है, उसके लिए भी हम जब चर्चाएं करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि कैसे कारकांश कुंडली, आरूढ़ कुंडली, लगन और जन्म लगन ये किस तरह से हमको काम करती है। तो कुछ बच्चे सर, एक डाउट और है कि कुछ बच्चे, वो भी इसी में ही आ गया, हाँ जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि 2 घंटे पढ़ते हैं, तो जितना वो 2 घंटे पढ़ते हैं उतना कुछ बच्चे पूरे दिन पढ़ के भी उतने नंबर नहीं ला पाते। तो उसमें भी हम यही यही उसके लिए वही चीज है, यही सारे सूत्र है कि कुंडली में यदि सारे पंचम भाव, पंचमेश भाव, भावेश, ज्ञान के कारक गुरु, बुद्धि के कारक बुध, इस सब की स्थिति अच्छी है और साथ में चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा यदि अच्छा है तो व्यक्ति का पढ़ाई में मन लगेगा, यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये सारी चीजें अच्छी है तो उसका पढ़ाई में मन लगता चला जाएगा। वो अपनी और अध्ययन जो है वो एक अभ्यास का विषय है। आप यदि नियमित रूप से अभ्यास करते जाते हैं तो आपका अध्ययन जो है बहुत अच्छा चला जाता है, होता चला जाता है। तो इस सारी चीजें अच्छी है कुंडली में, तो निश्चित रूप से व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। और इसमें हम और बहुत सारी कुंडली लगाकर चेक कर सकते हैं। एक चीज ये भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ लेकिन एक्चुअल में वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो जो पास हुआ है अच्छे नंबर से वो चीटिंग से पास हुआ है, ऐसा भी कुछ पता चलता है? देखिए चीटिंग के लिए चीटिंग के लिए और भी ग्रह जिम्मेदार है। अच्छा। लेकिन चीटिंग करने वाला लंबे समय तक नहीं चल पाता। तो चीटिंग के लिए जैसे राहु का संबंध बन गया भाई इन ग्रहों से, पंचम भाव, तो चीटिंग करके पढ़ लेगा, लेकिन वो लंबे समय का प्रयास नहीं। ये चीटिंग हमेशा नहीं चल पाती। हमको तो एक सात्विक रूप से ही चलना है, क्योंकि बुद्धि एक सात्विक ग्रह के, बुद्ध की अधीन में आती है ना। और बुद्ध का के ऊपर यदि राहु का या और कोई से पाप प्रभाव का आ जाए, मंगल का प्रभाव आ जाए, तो व्यक्ति फिर वो चीटिंग करता है। तो फिर आज के लिए इतना ही। आज पचौरी सर ने हमें इतने इजी और सरल सूत्र हमें बताए जो हम अपनी कुंडलियों में बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो आज हम उसको लगा के देखेंगे और आपको सूत्र और कुंडलियों के माध्यम से आपको बहुत समझ में आया होगा। तो हम पचौरी सर से आज्ञा लेते हैं। राधे राधे सर। नमस्कार।